अब जो लोकसभा इलेक्शंस अपने चौथे फेज में एंटर कर चुकी है, तो सारी निगाहें इस इलेक्शंस के टॉप प्लेयर्स पर आ टिकी है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और जेल से निकले हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल है। ये कहना कि इस इलेक्शन की वजह से जुडिशरी में उतार चढ़ाव नहीं आए हैं काफी गलत है, और आए दिन लॉयर से जजेस तक सभी इन इलेक्शंस और इसके तरीके को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी में एक कंट्रोवर्सी और क्रिएट हो गई जब लीगल फील्ड के कुछ लोगों ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी को एक डिबेट करने के लिए इनविटेशन भेज दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकुर, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अजीत पी शाह एंड फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ द हिंदू एन राम ने मई 9 को मिस्टर गांधी और मिस्टर मोदी दोनों को एक पब्लिक डिबेट के लिए आमंत्रित किया, जो कि एक नॉन पार्टिसन और नॉन कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर होगा। यानी कि कोई भी बाइस्ड क्वेश्चंस या बाइस्ड आंसर्स नहीं रहेंगे और सब जेन्युइन होगा। हालांकि इस पब्लिक डिबेट की चर्चा ने एक बार फिर पीएम मोदी और कांग्रेस के बीच जंग छेड़ दी है, और दोनों ने एक दूसरे को फटकारते हुए क्या कहा है हम आगे देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी को टारगेट करते हुए क्यों कहा है कि बीजेपी को खुद ही नहीं उम्मीद कि वे 400 सीट्स जीत सकते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है इस पब्लिक डिबेट के इनविटेशन से, और जहां लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस डिबेट के लिए कोई भी अग्री करेगा, वही लोगों को शॉक करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मन से अपना विजन देश के समक्ष रखना एक सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करती है। और इस ट्वीट के साथ एक लेटर अटैच करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक्स्ट्रा ऐड करते हुए कहा है, एज द प्रिंसिपल पार्टीज फाइटिंग द इलेक्शन, द पब्लिक डिजर्व टू हियर फ्रॉम देयर लीडर्स डायरेक्टली। प्लीज डू लेट अस नो इफ एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अग्रीज टू पार्टिसिपेट, फॉलोइंग व्हिच वी कैन डिस्कस द डिटेल्स एंड फॉर्मेट ऑफ द डिबेट। हालांकि राहुल गांधी के इस एक्सेप्टेंस के बाद उन्हें बीजेपी की खूब फटकार मिली है, ये कहते हुए कि भला ये लेटर एक्सेप्ट करने वाले वो होते कौन है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को फटकारते हुए एक इंटरव्यू में कहा है, जिस व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता से अपने सो कॉल्ड गढ़ में चुनाव लड़ सके, वो डींगे ना ही हाँके तो बेहतर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ समतल एक समकक्ष बात करने वाले व्यक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं? और वहीं इस मामले में बीजेपी राज्यसभा मेंबर फ्रॉम कर्नाटका एमपी लहर सिंह सिरोया ने भी राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलते हुए कहा है कि वे तो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े फेलियर है, फिर उन्हें इनवाइट कहां से भेजा जा रहा है। ही स्टेटेड ही इज द बिगेस्ट फेलियर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ही हैज लॉस्ट 2 जनरल इलेक्शंस एंड इज ऑन द वे टू लूजिंग अ थर्ड। इसी में ऐड करते हुए ही हैज आल्सो स्टेटेड, इफ यू वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिबेट राहुल, हैज द खिचड़ी इंडिया ब्लॉक मेड हिम द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? इफ यू डिक्लेयर हिम द पीएम कैंडिडेट, will there be any alliance left? Will the regional leaders ever accept Rahul Gandhi when there is no basic agreement within the alliance itself? Why are you making him look prime ministerial candidate? और इस मामले में तेजस्वी सूर्या, अब बीजेपी मेंबर, ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी को खूब फटकारा है और कहा है, राहुल गांधी isn't even the PM candidate of the Congress party, let alone the India alliance. Let him first get himself declared as Congress's PM candidate, state he will take accountability. Let him first get himself declared as Congress's PM candidate, state he will take accountability for his party's defeat, and then invite PM for a debate. Until then, we are ready to depute our BJYM spokespersons to take him on in any debate. हालांकि जहां बीजेपी की इतनी फटकार कांग्रेस सुन रही है, वहीं अब एक बैकलैश बीजेपी के खिलाफ लेकर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम पहुंचे हैं, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखते हुए पीएम मोदी को खूब क्रिटिसाइज किया है और यहाँ तक भी कहा है कि बीजेपी को खुद 400 सीट्स की उम्मीद नहीं है। आपको ध्यान होगा कि इस इलेक्शन की शुरुआत से ही बीजेपी का नारा रहा है कि वे 400 सीट्स जीतने वाले हैं, लेकिन वहीं कुछ बीजेपी लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें खुद इस पर विश्वास नहीं है। जितना आपके लिए सुनना शॉकिंग था, उतना सबके लिए ही जब पीएम चिदम्बरम ने अपने आर्टिकल में लिखा है, विद अ स्ट्रॉन्ग लीडर 303 सीट्स अंडर द बेल्ट एंड 12 चीफ मिनिस्टर्स spearheading the campaign in their respective states, the march to a 370 for the BJP alone and 400 plus for the NDA should have been a cakewalk.
However, as BJP leaders admit privately, 370 or 400 plus is no longer achievable and they would be happy if the BJP won a simple majority. इसके अलावा एक पॉइंट जिससे पी चिदम्बरम काफी डिस्टर्ब थे, ये था कि भला पीएम मोदी ने अभी तक इम्पोर्टेंट मैटर्स को एड्रेस क्यों नहीं किया है। मोदी की गारंटी 1000 बार से भी ज्यादा बोलने के बावजूद उन्होंने देश के कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया है और इसके बारे में ही बोलते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है, However, what stands out is that Mr. Modi gave no guarantee about creating jobs for the unemployed or containing rising inflation, the two topmost concerns of the common people. Mr. Modi also deliberately did not speak like a prime minister should during an election about communal harmony, development, agricultural distress, industrial sickness, multidimensional poverty, financial stability, national debt, household debt, educational standards, healthcare, Chinese occupation of Indian territory और 100 other serious concerns. इसके अलावा जो सबसे मेन चिंता का विषय पी चिदम्बरम के लिए बना हुआ है वो ये है कि भला अब जाकर पीएम मोदी इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं और भला उन्हें झूठ बोलने की नीड क्यों लग रही है। इसलिए भी क्योंकि अब तक पीएम नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स में आते थे तो उन्हें झूठ बोलने की नीड नहीं आनी चाहिए, पर उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया है उस रैली से जिसको लेकर अब उनके खिलाफ कई हेट स्पीचेस के केस फाइल हो चुके हैं। पीएम मोदी को कोट करते हुए पी चिदम्बरम ने अपने आर्टिकल में लिखा है, कांग्रेस इज ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ द लेफ्टिस्ट एंड अर्बन एक्सेल्स. What Congress has said in its manifesto is serious and warning. What Congress has said in its manifesto is serious and worrying. They have said that if they form a government, then a survey of property belonging to every person will be done. It will be checked how much gold our sisters own, how much money government employees have. They have also said that gold owned by our sisters would be equally distributed. Does government have the right to take your property? और इन्हीं पूरे एलिगेशंस को झूठा करार देते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही पीएम मोदी झूठ बोलते जा रहे हैं and has stated, Every allegation in the passage extracted above is a lie. As the days passed, the lies became bigger and more outrageous. From property to gold to Mangal Sutra to Stridhan to houses, Mr. Modi alleged that the Congress will seize them and distribute them to Musalmano, infiltrators and people who have more children. In another rally, Mr. Modi jumped to religion-based quotas and inheritance tax. There was no end to the lies. Mr. Modi even threw up an economic gem like inheritance tax on buffaloes and said that if a person owned 2 buffaloes, one will be taken away. पर इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि आखिरकार पीएम मोदी झूठ बोल ही क्यों रहे हैं, पी चिदम्बरम ने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं और चलिए एक बार इन सब पर नजर डाल लेते हैं। He has stated, Suppose Mr. Modi knew the secrets locked in the EVMs. He may have reasons to worry because the conditions on the ground are very different from the situation in 2019. In the first place, Mr. Modi is not able to set the narrative of the election. He is not initiating the debate. He is reacting to the Congress manifesto, albeit an imaginary one. Secondly, he is not able to match his promise with Congress's promise and capture the attention of the electorate. Thirdly, the people resent the BJP's tiresome slogans, but Mr. Modi is not able to coin a new slogan like "Achhe din aane wale hain." Fourthly, the lower voting percentage may have unnerved him because it could be an indication that his loyal voters did not turn up at the polling booths. Finally, the absence of RSS volunteers at the booths and the silence of the RSS top brass may have rung alarm bells in the BJP camp. अब देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में पीएम मोदी से उम्मीद की जा सकती है कि वे इस पब्लिक डिबेट के लिए हामी भरते हैं या नहीं। Till then, keep following लॉ चक्रा।